नमस्कार प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड एंड टीचिंग एग्जाम्स में आपका पुनः स्वागत है। जैसे इंटर क्लास की हिंदी अपलोड कर दी गई है, इसी प्रकार से हाई स्कूल बोर्ड पेपर 2026 की क्लास आपके सामने है। तो स्टार्टिंग से देखते हैं, बिल्कुल कंप्लीट जैसे एज इट इज बोर्ड की तरह, बिल्कुल बोर्ड की तरह। आपको काफी सारे क्वेश्चन इसके अंदर से मिलने वाले हैं। आप नोट कर लेना, ये किसी पेज पर लिख लेना और एग्जाम से अपने मिला लेना जी। तो खंड क स्टार्टिंग से है। पहला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ? कब से कब तक, यानी कब से आरंभ हुआ था? 1850 से स्टार्ट हुआ था हिंदी गद्य का इतिहास। शुक्ल युग की कालावधि कब से कब तक मानी जाती है? शुक्ल युग की कालावधि है 1919 से लेकर 1938 तक। हंस पत्रिका का संपादन किसने किया था? मुंशी प्रेमचंद जी ने किया था। ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा खास। गुनाहों का देवता एक रचना है, जो ये सभी हाई स्कूल बोर्ड में बहुत काफी बार आ चुके हैं और इनकी आने की उम्मीद भी काफी ज्यादा है इन क्वेश्चन की। गुनाहों का देवता ये रचना किस प्रकार की विधा है? विधा क्या होती है कि गुनाहों का देवता जो किताब है, क्या वो कहानी है, क्या वो उपन्यास नॉवल है, क्या वो संस्मरण है, यानी कोई यादगार कोई कहानी, या फिर क्या वो आत्मकथा है, यानी लेखक ने अपने ही बारे में लिखा है, तो वो है उपन्यास। गुनाहों का देवता किस प्रकार की विधा है? ये एक नॉवल है, उपन्यास है। निम्न में से आधुनिक काल की विशेषता कौन सी है? कौन सी है? ये यहां पर है, कौन सी विशेषता है? आधुनिक काल जो चल रहा है इसकी कौन सी विशेषता है? इसकी विशेषता है ये व्यक्तिगत की प्रधानता, बौद्धिकता का समावेश। तो ये दोनों है, ये दोनों है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रसखान जी किस काल, रसखान किस काल की किस शाखा के कवि हैं? रसखान जी क्या रीति काल की कृष्ण आश्रित शाखा से संबंध रखते हैं रसखान जी, या भक्ति काल की निर्गुण आश्रित शाखा से, अवधि भाषा में राम आश्रित शाखा से, या इनमें से कोई नहीं? आपको पता है कि रसखान जी ने श्री कृष्ण जी के बारे में लिखा है, तो इसीलिए श्री कृष्ण जी पर आश्रित है और ये रीति काल के कवि हैं। तो रसखान जी रीति काल की कृष्ण आश्रित शाखा से संबंध रखते हैं। इसके अंदर दो कृष्णों का समावेश है। आधुनिक काल का समय कब से कब तक है? आधुनिक काल जो मॉडर्न एज चला हुआ है, मॉडर्न एज, वो 1843 से अब तक वर्तमान तक चला हुआ है, जिसके फिर कई आगे पार्ट बनाए हुए हैं। तो आधुनिक आधुनिक काल का समय अवधि क्या है? 1843 से वर्तमान तक। बिहारी व भूषण जी किस युग के कवि हैं? ये रीति काल के कवि हैं। किस काल के? रीति काल के। साहित्य लहरी किनकी रचना है? साहित्य लहरी आपने पता है सूरदास जी की रचना है। सूरदास जी की मुख्य तीन ही रचना है और इनका सूरदास जी का जो एक पद्यांश है वो अपलोड कर रखा है, उसकी क्लास आप देख सकते हैं। तो सूरदास जी इसका आंसर है। साहित्य लहरी, सूर सरावली, सूर सागर, ये सब किनके हैं? सूरदास जी के हैं। महादेवी वर्मा की कौन सी रचना निम्न में से नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। महादेवी वर्मा की कौन सी रचना नहीं है? निहार महादेवी वर्मा की रचना है, निहार महादेवी वर्मा की रचना है। सांध्या गीत भी महादेवी की रचना है। दीप शिखा भी महादेवी की रचना है। लेकिन जो युगांतर है ये सुमित्रा नंदन नंदन पंत जी की है। सुमित्रा नंदन पंत जी की। और एक बात और, सुमित्रा नंदन पंत जी छायावाद युग से संबंध रखते थे, ये छायावादी थे। युगांतर किसने लिखा? सुमित्रा नंदन पंत जी ने। सुमित्रा नंदन पंत जी किस युग से संबंध रखते थे? छायावादी युग से। इंपोर्टेंट सवाल, एक खास सवाल है इंपोर्टेंट, कि छायावादी युग की विशेषता क्या थी? छायावादी जो कवि होते थे वो सभी श्रृंगार रस, प्रेम व प्रकृति का ही वर्णन करते थे अपने सभी कविताओं या लेखों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। नाना वाहन नाना वेशा
भी ऐसे शिव समाज निज देखा, कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर कोई बहु बाहु। में कौन सा रस है? रस किसको बोलते हैं कि कोई दो पंक्तियां पढ़ने के बाद हमें मन के अंदर कौन सा भाव, कौन सा इमोशन पैदा होता है। तो हम देखते हैं क्या इसमें करुण रस है, वीर रस है, हास्य रस या श्रृंगार रस है। करुण रस का मतलब है दुख की भावना पैदा होती है लाइनें पढ़कर। वीर रस का मतलब है कि कोई झांसी वाली रानी थी, वो खूब लड़ी मर्दानी थी, यानी जोश पैदा होता है। हास्य रस है, हंसने वाली बात पैदा होती है। या श्रृंगार रस है, प्रेम विलाप वाली कुछ बातें दी गई है। तो अभी हम इसका हिंदी बताते हैं, हिंदी अनुवाद, इसका अनुवाद करते हैं हिंदी में। तो तब आप खुद ही बताना कि कौन सा रस आपके अंदर पैदा हुआ। जी, नाना वाहन नाना वेशा। ये शिव जी की जब बारात चल रही थी तो तब का एक उदाहरण है। नाना वाहन नाना वेशा, यानी सभी जो बारात में जाने वाले थे वो नाना मीन्स होता है अनेक, अनेक अलग अलग वाहन अपने लिए हुए थे। कोई किसी मोर के ऊपर जा रहा था, कोई शेर के ऊपर जा रहा था, कोई बकरी के ऊपर जा रहा था, कोई भैंसे के ऊपर था। यानी सभी अलग अलग वाहन पर थे, नाना वेशा, और सबके वेश भी अलग अलग थे, यानी वेशभूषा भी अलग थी। जी, भी ऐसे शिव समाज निज देखा, इस प्रकार का शिव का समाज था। शिव जी की जो बारात थी वो थी। और कौ मुखहीन, कुछ तो ऐसे थे बारात में, शिव जी का जो समाज था उसमें, कि कोई मुखहीन, कि किसी के तो मुख ही नहीं था, यानी सर था ही नहीं, सर बस पैर और पेट था। और विपुल मुख काहू, और कुछ ऐसे थे जिनके मुख ही नीरे सारे थे, बहुत सारे, यानी 4 5 10 मुंह थे। बिनु पद कर, यानी कुछ ऐसे जिनके पैर ही नहीं थे। और कऊ बहु बाहु, और कुछ ऐसे जिनके हाथ ही अनेक थे। तो आपको ये 2 लाइनें पढ़ने के बाद क्या हुआ? क्या दुख की बात लगी, क्या वीर रस की बात लगी, श्रृंगार की, या फिर हास्य रस की? तो इसके अंदर कौन सा रस है? हास्य रस है। हास्य रस, जिसको लाइनों को पढ़कर हंसी मजाक की भावना उत्पन्न होती है, हास्य रस। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यही कहीं पर बिखर गई है भगन विजय माला सी में अलंकार कौन सा? क्या उत्प्रेक्ष अलंकार है, रूपक, उपमा या अतिशयोक्ति? देखो, पहले आपको बता दें कि रूपक और उपमा अलंकार दोनों मिलते जुलते होते हैं, इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूं। ये एक स्टाइलस है, इसे स्टाइलस बोलते हैं। अगर मैं कहूं कि यह पेन के जैसा है, यह पेन के जैसा है, तो तब तो होगा उपमा अलंकार। अगर बोलूं कि यह पेन है तो यह स्टाइलस, लेकिन मैं अब इसे पेन बता रहा हूं, यह पेन है, तब ये रूपक अलंकार होगा, तब यह रूपक अलंकार होगा। कोई लड़का है, बोलते हैं वो सगा भाई तो नहीं है, लेकिन बोलते हैं भैया यू मेरा भाई है, तो तब क्या होगा? रूपक अलंकार। अगर बोलते हैं ये मेरा भाई के जैसा है, तो उपमा अलंकार। जिस वर्ड में, जिस लाइन में सा सी से जैसे, हरि के कमल, हरि के पद कोमल कमल से, हरि के पद कोमल कमल से, इसका एक वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है उपमा अलंकार का। तो इसके अंदर उपमा अलंकार ही है। उपमा अलंकार में सा, सी, से, या जैसा, या तरह, ये सब ज्यादातर प्रयोग किए जाते हैं। सा सी से, वह उसके जैसा, उसके सा, ऐसा सा, वैसा सा, तो उसके अंदर कौन सा अलंकार आता है? उपमा अलंकार। तो इसका सही आंसर क्या है? उपमा अलंकार है। यही कहीं पर बिखर गई है भगन विजय माला सी, क्योंकि तुलना की है सा सी से, तो उपमा अलंकार हो। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, समझने के लिए है, और बोर्ड में आपकी हेल्प करेगा। चाहे दूसरा भी एग्जाम्पल आ जाए तो आप छंद छांट लोगे। एक बार ध्यान से देखो भाई, निम्न पंक्तियों में छंद बताइए। छंद की एक टेक्निक होती है। क्या टेक्निक होती है आपको बताते हैं। देखो, अगर कोई भी अक्षर है, अगर अक्षर है, जैसे आपके सामने एक लिख दिया कै, कै, ये छोटी की मात्रा की, ये छटाऊ की मात्रा कु, तब तो लगेगी एक मात्रा, उसे बोलते हैं लघु। उस पर क्या लगती है? एक मात्रा, इस तरह का एक डंडा। और अगर का, बड़ी की मात्रा की,
बड़ा ऊ की मात्रा कु, के, कई, को या कऊ, इस तरह के होते हैं। इस तरह का, यानी कै की जगह कोई दूसरा अक्षर लगा लो आप, पै, ये पा, पी, पू, बड़ू की मात्रा, पे, पो, पऊ, तो तब लगती है दो मात्रा, जिसको बोलते हैं गुरु। गुरु, इससे एस एस की तरह जो होता है। अभी मात्रा लगाकर देखते हैं, तब आप पहचान लोगे। कोई दूसरा भी एग्जाम्पल आया तो मत नहीं छोड़ोगे आप, मत छोड़ना। इस पे एक ही मात्रा है तो कौन सी कितनी लगेगी, एस की तरह है, दो। इसको दो बोलते हैं, दो, दो मात्रा। इसको एक मात्रा बोलते हैं, दो। और ये बड़ी की मात्रा है तो भी दो होगा, बड़ी की मात्रा पर दो आता है। जो अकेला अक्षर होता है उस पर एक आता है, एक एक। जो आ का लट्ठा होता है उस पर दो आते हैं, दो दो। एक औ की मात्रा तो दो, फिर उसके बाद दो दो दो, एक एक। छोटी की मात्रा पर एक आता है, दो एक। अगर यहाँ बड़ी होती तो दो आता, दो एक एक दो, दो, और यहाँ पर एक एक दो। अब इसमें तो नहीं लगता, ये एक अपवाद है, कई बार लगता भी है, कई बार नहीं लगता, तो इसमें तो नहीं लगेगा। दो एक, छठाऊ की मात्रा बड़ाऊ की होती है, दो आता, एक 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 दो एक। अब हम गिन लेते हैं कि कितनी मात्रा होगी। ये जो पहली को में से धरली लाइन है, इसको बोलते हैं पहला चरण। और ये कौन सा है, ये दूसरा चरण। ये है तीसरा चरण, और ये है चौथा चरण जी। तो देखते हैं कितनी हुई, दो और दो चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13। तो इस पहले चरण में कितनी मात्रा हुई, 13 मात्रा हुई। यह है पहला चरण। और तीसरे में दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। इसमें एक छोटी, कौन सी छोटी, देखो दो, दोबारा देखते हैं, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, अरे यहाँ दो लगेगी, हाँ बिल्कुल सही, 10, 11, 12, 13। दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10। दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13। टोटल कितनी होगी अभी, 13 जी। वो ध्यान रखना है, बड़ी है तो दो मात्रा लगेगी। अब इस पर देखते हैं, दो दो चार, दो छह, सात, आठ, नौ, 10, 11। इस पे कितनी मात्रा आई है, 11। ये कौन सा चरण है, सेकंड, दूसरा। दो और एक, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10 और 11। इसमें कितनी है, 11 जी। यानी पहले और तीसरे चरण पर, कौन से, पहले और तीसरे चरण पर कौन सी कितनी मात्रा है, 13 13। और दूसरे और चौथे चरण पर कितनी है, 11 11। और जब ऐसा होता है कि पहले और तीसरे पर 13 13 और दूसरे और चौथे पर 11 11 हो, तो वो कौन सा छंद होता है, दोहा छंद होता है। कौन सा छंद होता है, दोहा दोहा दोहा। याद रखेंगे, दोबारा बताते हैं। जब पहले, ये पहला चरण है, दूसरा चरण है, तीसरा, चौथा, चार चरण होते हैं। अगर पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं हो, दूसरे और चौथे चरण में 11 11, तब दोहा छंद होता है। और अगर इसका उल्टा हो, यानी पहले और तीसरे में 11 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 13 13, तब ये इसका दोहे का उल्टा सोरठा होता है। तो ये कौन सा है, ये दोहा छंद है। कौन सा छंद है, मात्रा ध्यान से दोबारा देख लेना, समझ आ जाएगा। निम्न में निर उपसर्ग से शब्द में प्रयुक्त हुआ है, यानी निर, ये उपसर्ग। उपसर्ग आपको पता है उपसर्ग किसे बोलते हैं, देखो ये उप, इससे हम शब्द बनाते हैं, उपयोग, उपकार। तो जो ये आगे का वर्ड है जिससे बना है शब्द, ये दोनों, तो ये जो उप है, ये उप क्या कहलाएगा, उपसर्ग कहलाएगा। जैसे अनु, अनु से बनता है अनुशासन, अनुचर, अनुशासन, अनुचर, अनुयायी। तो इसमें उपसर्ग कौन है, अनु अनु अनु, ये उपसर्ग होते हैं। तो निर किस शब्द में आया है, निर, निवास में तो नी है, निर है नहीं। निर्वाह, नितेश और सुमार्ग, तो किसमें है, निर्वाह में। किसमें है, तो इसका जो उपसर्ग है वो कौन सा है, निर और प्लस वाह,
निर्वाह, तो उपसर्ग क्या आया? निर्वाह। तो निरुपसर्ग किसमें है? निर्वाह में। पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप पुण्य में कौन सा समास आया है जी? इसको दवंद को ऐसे भी लिखते हैं, सही, दवंद समास। दवंद समास में और का प्रयोग होता है। कैसे याद रखेंगे? इसमें और, जैसे माता पिता, माता और पिता, माता पिता। तो देखो, एक इधर एक इधर, बीच में और, तो कौन सा समास होगा? दवंद समास। तो पाप पुण्य, पाप पुण्य को अगर हम लिखते हैं तो कैसे लिखा जाएगा? पाप और पुण्य। ये तो इसमें और आया, जिसमें और आता है बीच में और लगा सकते हैं। ये छोटा सा डंडा इस तरह का होता है। रात दिन, जैसे लिखते हैं रात, रात दिन, बड़ा छोटा, अच्छा बुरा, नया पुराना। तो इसका मतलब क्या है? रात और दिन, दो चीज है। तो इसमें कौन सा होता है? द्वंद्व समास। दिग्गु समास की क्या पहचान है? दिग्गु में आती है संख्या, शताब्दी, त्रिनेत्र, इस तरह से, ठीक है। तो दिग्गु में इस तरह से आता है जिसमें संख्या कोई आती है, इस तरह से जी। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये है यहाँ, ये भैया सुहाग है, ध्यान रखना, सुहाग, सुहाग जी। सुहाग शब्द का तत्सम क्या होता है? सुहाग शब्द का तत्सम सौभाग्य, सौभाग्य होता है। तत्सम किसे कहते हैं? तत्सम, जैसे चरण है, इसका तत्सम क्या होगा? चरण। सभी आदमी, सब, सब, इसका तत्सम के रूप क्या होगा? सर्व। जो अक्षर संस्कृत भाषा से डायरेक्ट उठाकर हिंदी में डाल दिए गए हैं, वो संस्कृत के और हिंदी में चलते हैं, हिंदी में पूरे प्रयोग किए जाते हैं, हिंदी की ही तरह प्रयोग किए जाते हैं, तो उसको तत्सम रूप बोलते हैं। समझ आया भैया? तो ऐसे ये क्या होते हैं? तत्सम रूप। जैसे दूध है, दूध हिंदी का शब्द है, लेकिन दूध में तुमने देखा होगा कई बार ऐसे लिखा होता है दूध, ऐसा, दूध, दुग्ध, दुग्ध। तो ये तत्सम रूप है, ये तद्भव रूप है। ये हिंदी वाला है, ये संस्कृत से उठाया हुआ, हिंदी में डाला हुआ शब्द है, इसे तत्सम रूप बोलते हैं। तो सौभाग्य होता है। युष्माकम रूप है, युष्मद शब्द का। ये सब आपको ना, जो विभक्ति रूप है, ये जो सब तत्सम रूप है, ये आपके समास हैं, इधर ये उपसर्ग प्रत्यय हैं या फिर छंद हैं, इन सब की एक एक क्लास ऐसी बनाई जाएगी जिसके अंदर पूरा का पूरा जो आपकी ओएमआर शीट आएगी ना, ओएमआर शीट, OMR शीट जो आएगी, उसके अंदर आपको पता है कि 20 क्वेश्चन आएंगे। तो एक सीरीज लेकर आने वाले हैं जो थोड़ी बड़ी तो होगी, लेकिन जिसके अंदर टोटल सारे ओएमआर शीट के, हिंदी की एक शीट होगी, एक क्लास होगी, मैथ्स की एक होगी, साइंस की दूसरी होगी, इंग्लिश की दूसरी होगी, तो सब विषयों की एक एक सीरीज आएगी, जिसके अंदर से आपको ओएमआर शीट में जो मिलने वाले हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन 20, जो आपको 20 के 20 उसी क्लास में से मिल जाए, ऐसी क्लास आने वाली है। ऐसी की पूरी उम्मीद है कि आपको सभी वहां से मिल जाएंगे जी। युष्माकम युष्मद का रूप है, युष्मद का रूप जो है ये युष्माकम है। ये कौन सा धातु का रूप है, कौन सी विभक्ति का है? तो ये है आपका षष्ठी विभक्ति बहुवचन का युष्माकम। युष्माकम षष्ठी विभक्ति में आता है लाइन के अंदर, प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, और उसके बाद षष्ठी विभक्ति, और बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, बहुवचन वाली लाइन में। ये आपको एक दिन समझा दिया जाएगा पूरा डिटेल, तब आपकी समझ में अच्छा आएगा। अब ये क्वेश्चन देखो भाई, कितना बढ़िया है। भगवान सबका भला करे, क्या जबरदस्त वाक्य है। असलियत में भगवान सबका भला करे, किस प्रकार का वाक्य है? क्या ये आज्ञावाचक है? क्या ये आज्ञावाचक वाक्य है? आज्ञावाचक तो नहीं, आज्ञावाचक होता है इधर आओ ये काम करो। क्या ये प्रश्नवाचक है?
आज्ञावाचक होता है यहां आओ, ऐसा करिए, कृपया वहां जाइए, ये सब आज्ञावाचक होते हैं। प्रश्नवाचक, क्या आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं, अच्छी तैयारी कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव इसमें साइन होता है, ये प्रश्नवाचक होता है। संदेहवाचक, संदेहवाचक जिसमें संदेह होता है, शायद ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, शायद कल बारिश हो जाए, कल वर्षा हो या फिर हो सकती है, उम्मीद है, संभावना है, बहुत थोड़ी संभावना है। तो इस तरह के वाक्य होते हैं संदेह। संदेह है इसमें हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब आया इच्छावाचक। इच्छावाचक जब हम कहते हैं कि भगवान ऐसा कर दे, भगवान सबका भला करे, तुम जुग जुग जियो, तो ये क्या होते हैं, सब इच्छावाचक होते हैं, विश वाले होते हैं, विश विश बोलते हैं, विश करने वाले, विश करने वाले वाक्य होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, इच्छावाचक वाक्य। तो ये इच्छावाचक वाक्य ध्यान रखेंगे, जिसमें कोई कामना की गई हो, कामना की गई हो तो उसको क्या बोलते हैं, इच्छा। ये है भगवान सबका भला करे, कौन सा वाक्य है, इच्छावाचक जी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखें, और इस क्वेश्चन से ही आपको काफी सारी जानकारी मिल जाएगी। कौन सा भाव भाववाच्य है, कौन सा वाक्य है भाववाच्य है, भाववाच्य भैया, भाववाच्य। देखो ध्यान रखना, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है कि इसके ऊपर आपको एक क्लास मिलेगी जिसके अंदर हर सभी तरह के वाक्य बता दी जाएंगे कि किस तरह के वाक्य की क्या पहचान है जी। ये बता रहे हैं आपके भाववाच्य की क्या पहचान है। देखो, उसे यहां बुलाया जाए, बुलाया जाए, उसे बताया जाए, जाए, कल कल कक्षा में अगली क्लास जबरदस्त टेक्निक के साथ नेक्स्ट क्लास पढ़ाई जाएगी, या पढ़ाई जाए, या पढ़ाई जाएगी, ठीक है। उसे यह बताया जाए, बताया जाए, समझाया जाए। तो जो इस तरह के वाक्य होते हैं वो सब भाव, इमोशनल वाले वाक्य होते हैं, भाव, इसके अंदर भाव बताया गया है कि ऐसा हो जाए, तो भैया ये वाक्य आपका भाववाचक है। आओ वहां बैठा जाए, आओ वहां बैठते हैं तो एक सिंपल सेंटेंस है, सिंपल वाक्य है। आओ वहां बैठा जाए, उसे समझाया जाए, उसे मिला जाए, ये सब किस तरह के वाक्य होते हैं, भाववाच्य, भाववाच्य। तो ये कौन सा चाहिए, भाववाच्य कौन सा सेंटेंस है, आओ यहाँ बैठे नहीं है, अब यहाँ बैठेंगे ये नहीं है, आओ चलते हैं नहीं है, आओ वहां बैठा जाए, उसे बुलाया जाए, ये बात की जाए, तो उसे समझाया जा रहा है, या वहां मिला जाए, ये सब वाक्य क्या है, रोजाना 8 घंटे अच्छी तैयारी के लिए पढ़ा जाए, पढ़ा जाए, ठीक। तो ये किस तरह के वाक्य हैं, भाववाच्य। तो ये भाववाच्य वाक्य ये है जी। पेपर का लास्ट एमसीक्यू है, इसके बाद में खंड ख है जी। आज यहाँ तक ही करेंगे, खंड ख नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वह जेब से चाकू निकालकर खीरा काटने लगा का संयुक्त वाक्य क्या होगा, संयुक्त वाक्य जी, संयुक्त वाक्य। ये आपको एक ही क्लास में दे दिए जाएंगे, ये 19 वाला क्वेश्चन और 20 वाला ये एक ही चैप्टर से था, वाक्यों का प्रकार जी। ध्यान से देखते हैं इसका संयुक्त रूप कौन सा हुआ, संयुक्त रूप कौन सा होगा जी। जैसे ही उसने चाकू निकाला वह खीरा काटने लगा, वह जेब से चाकू निकालकर खीरा काटने लगा, ये किस प्रकार वाक्य है, यह साधारण वाक्य। कौन सा वाक्य है, साधारण। जैसे ही उसने चाकू निकाला वह खीरा काटने लगा, उसने जेब से चाकू निकाला और खीरा काटने लगा जी। पहले आपको बता देते हैं, जिस सेंटेंस में और आता है, दो सेंटेंस जोड़कर बनाया जाता है, 2 या 3 सेंटेंस, उससे बोलते हैं भैया संयुक्त वाक्य। क्या बोलते हैं, संयुक्त वाक्य। तो ये संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य कौन सा है, ये वाला। अब ये कौन सा है, यह है जिसमें वाक्य को मिक्स कर दिया जाता है, कोई वर्ड जोड़कर, उसे बोलते हैं मिश्र वाक्य। क्या बोलते हैं, मिश्र वाक्य। तो ये कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य। जैसे ही ऐसा हुआ, जैसे ही वो गया तो ये काम होने लगा, ठीक है। जैसे ही
वो बच्चा 4 घंटे पढ़ने लगा तो वो तो टॉपर बनने के ख्वाब देखने लगा, बिल्कुल देख सकता है भाई, बिल्कुल। तो ये जैसे ही ये मिस्र है और जिस वाक्य में और बीच में हो, एक सेंटेंस इधर और एक इधर हो, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं संयुक्त वाक्य, संयुक्त। तो ये कौन सा सेंटेंस है? संयुक्त। ये साधारण है, वह जेब से चाकू निकालकर खीरा काटने लगा। जैसे ही उसे चाकू निकाला वह खीरा काटने लगा। यह मिश्र वाक्य है क्योंकि इसमें एक दो वर्ड जोड़कर वाक्य को मिक्स कर दिया गया और जिसमें और होकर दो वाक्यों में तोड़ दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? संयुक्त वाक्य। जेब से चाकू निकाल कर वह खीरा काटने लगा, ये भी साधारण वाक्य है, ये भी साधारण रूप ही है। ठीक है, तो इसमें इसके बाद इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर कौन सा है? ये संयुक्त वाक्य, ये वाला। ये आपका खंड ख है, जबरदस्त टेक्निक के साथ पैरा कैसे छांटना है, पैसेज किस प्रकार से रेखांकित है, इसकी व्याख्या करेंगे। पद्यांश को, क्योंकि 10 नंबर का ये है, 10 नंबर का ये आता है, तो बिल्कुल जबरदस्त टेक्निक के साथ आप कोई भी पैरा, यहाँ तक की पहचान भी बताई जाएगी आपको, पहचान की कैसे पहचानेंगे कि ये पैरा किस पार्ट के अंदर से है। क्या एक दो शब्द ऐसे हैं जिससे हम पहचान सकते हैं? हाँ बिल्कुल है, आपको बताया जाएगा। ये गद्य में भी और पद में भी पहचान बताई जाएगी, बिल्कुल आप टेंशन फ्री। जी, ये संदर्भ सहित व्याख्या। उसके बाद में जी जीवन परिचय। देखो, आपकी हिंदी के अंदर हमने केवल 3 जीवन परिचय लिखने हैं और 3 ही आपके पेपर के लिए काफ़ी है। तीनों में से 100% हर साल आता है। कभी साल ऐसा होगा जब जब नहीं आया हो। और इसी प्रकार कवि, काफ़ी सारे कवि हैं लेकिन हमने 4 कवि करने हैं। चारों कवि मोस्टली हर बार ही आते हैं। इनमें से कोई सा 1 या 2 तो आते ही। तो ये 4 ही कवि हमने करने हैं। जयशंकर प्रसाद जी का ये जीवन परिचय करा दिया गया है। आप इसकी क्लास डल गई है, आप देख सकते हैं। महावीर देवी वर्मा का अभी आज या कल में डल जाएगा। हमने क्या करना है? इन तीनों का जीवन परिचय डालना है और इन 4 का, इनमें से हो जाएगा। इसको कैसे पहचानेंगे संस्कृत के वाक्य को कि ये बच्चों को कुछ टफ लगता है, इसका आपका तरीका बताया जाएगा और ये अभी क्लास जल्दी आने वाली है, कल अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू, जय हिंद। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। थैंक यू, जय हिंद।